आचरण स्वरूप हमारे बीच दिखाई दे रही हैं। आप सभी प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे और अपने दोनों हाथों को जोड़ देंगे। तो ये पंच भगवान ने की जय। श्रीमन्नं विशुरासुरेन्द्रमुकुटा प्रद्योतिरात्मा प्रभा भास्वत्पादिनीं देवा प्रवचिना देवा स्थायिना ये सर्वे जिनसिद्धिशूरिनुकिता ते पाठिका साधिवा ये स्तुत्यायि जनस्य पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम्। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान ने की जय। इसी मंगलमय मंगलाष्टक की 4 पंक्तियों के साथ आज के प्रशिक्षण इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग डिबेट एंड एंकरिंग को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षक पुष्कर जोशी जी के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानीय जोशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज का ये पहला सत्र जो है ईपीएस का पहला सत्र उसकी शुरुआत करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि अभी 17 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। टोटल 25 लोग हैं हमारे इस ग्रुप में। 17 लोगों ने ज्वाइन किया है, बाकी अभी ज्वाइन करेंगे। जितना जल्दी ज्वाइन कर लेंगे उतना ही जल्दी हम स्टार्ट कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि उनकी राह ना देखते हुए हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग जो आए हैं उनके भी समय की इतनी ही कीमत नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना जो स्पीकर है माइक उसको म्यूट कर दीजिए। सिर्फ जब आपको बोलना है तभी अनम्यूट करना। तो आप सब म्यूट कर दीजिए तो कोई बीच में आवाज ना आए। ठीक है। ओके। सबसे पहले बात करते हैं इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। तो किसी भी चीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्या है। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है। तो जब हम किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हो या 4-5 व्यक्ति से बात कर रहे हो या 50, 100, 500, 1000, 5000, 1 लाख लोगों के साथ भी बात कर रहे हो, तो सभी जो लोगों के साथ आप जो भी बात करते हैं ना उसे कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। पर उसे अगर प्रभावी तरीके से कहा जाए, यानी कि उस प्रभाव से कहा जाए कि जिस प्रभाव से आप उस बात को सोचते हो उसी प्रभाव से अगर सामने वाले के दिल में आप उसी चीज को बिठा सको, यानी कि आप जो सोचते हो उसी भावार्थ में आप सामने वाले के मन में वो चीज को बिठा सको, तो उसे बोलते हैं इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग तो सब लोग करते हैं, यानी कि बोलना तो सबको आता है। हम सब बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, हमारी फैमिली में बात करते हैं। पर बात करना और रचनात्मक तरीके से बात करके इफेक्टिवली उसे सामने वाले के मन के अंदर डाल देना, वो दोनों चीजें अलग अलग। तो हम इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। मुझे बहुत खुशी है आज आप सबको यहाँ पे देख के, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उसमें से बहुत सारे लोग मेरे हम उम्र हैं, बहुत सारे लोग मुझसे छोटे भी हैं और कुछ लोग मुझसे बड़े भी हैं। तो यहाँ पे ये बात सार्थक होती है कि कुछ भी सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। सभी जो उम्र है वो सीखने के लिए योग्य होती है। कुछ भी कोई भी उम्र में कुछ भी चीज सीख सकते हैं। तो आप अपने सहपाठियों से को देखेंगे अगर वीडियो में, तो आपको पता चलेगा कि उनकी उम्र छोटी भी है, मेरे जितनी भी है, और मुझसे बड़ी भी। तो एक एग्जाम्पल उसके ऊपर मैं देता हूँ। जो हम सबके गुरु हैं, यानी कि पूरे भारत के जिन्हें गुरु माना गया है, वो है गुरु श्री रविंद्रनाथ टैगोर। 65 साल की उम्र में
उन्होंने मट्टी का काम सीखना शुरू किया, काली मिट्टी से घर बनाना यानी कि कुटिया बनाना शुरू किया, सीखा। क्यों? वो तो बहुत ही अमीर घराने से आते थे और उनको तो बहुत सारे भारत में के बहुत सारे उनको अवार्ड्स भी मिल चुके थे, तो उनको कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की। देश विदेश में लोग जानते थे, बहुत सारे लोग तो उनकी पूजा करते थे, जैसे पूरा भारत उनको गुरुदेव मानता था। तो इतनी बड़ी उपाधि के साथ भी 65 साल की उम्र में उन्होंने सीखना स्टार्ट रखा था। तो उन्होंने काली मिट्टी से एक झोपड़ी का निर्माण किया था, ठीक है। और उस झोपड़ी के निर्माण के बाद उस झोपड़ी का नाम उन्होंने रखा श्यामली। जब रविंद्रनाथ टैगोर जो गुरुजी है अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब एक सिटिंग मोहन सेन नाम के प्रोफेसर उनकी खबर देखने आए। तो वहां पे आके उन्होंने देखा तो गुरुजी की आंखों से पानी निकल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव क्या आपको मरने का डर है? तब गुरुदेव ने कहा कि नहीं, मरने का डर तो नहीं है। पर उसके बाद उन्होंने जो कहा वो हमें सीखने के लिए मजबूर करता है। बंद ठीक ऐसी है जो हमें बहुत ही मोटिवेट करेगी। उनका जवाब ये था, उन्होंने कहा कि हे भगवान, मुझे माफ कर देना। तू तो मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए तूने मुझे यहाँ नीचे भेजा था, पर मेरी बाल्टी छोटी रह गई, मैं सिर्फ बाल्टी भर के सीख सका। तूने तो पूरा समुंदर सीखने के लिए मुझे भेजा। उसी तरीके से ये जैन शिक्षा समिति जो जेएसएस है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। वो पूरा सागर लेके आपके साथ आपके सामने बैठी है। आप उसमें से कितना ले रहे हैं वो आपके ऊपर है, हम कितना सीख रहे हैं वो हमारे ऊपर है। अगर हम चम्मच लेके सागर के सामने जाएंगे तो चम्मच जितना ही सीख के आए, अगर हम बाल्टी लेके जाते हैं तो बाल्टी जितना सीखेंगे। पर अगर हमें पूरा तालाब सीखना है या पूरा सरोवर बनाना है तो वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो आज से हम सब ये ठान लेते हैं कि जितने भी सेशंस है वो सारे हम अटेंड करेंगे। इन सेशन में जो भी काम दिया जाए, जो भी वर्क सर दिया जाए। हेलो, सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? हेलो। तेज कम है सर वॉल्यूम। यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा सर आप जो बोल रहे हैं। बाकी सर सबको आ रही है। नीरज जी आपको आ रही है आवाज? जी आवाज थोड़ी कम है। लाउडली आवाज आ तो रही है आपकी, लेकिन वो चाह रहे थोड़े लाउडली आए। हाँ हाँ हाँ, वही। कम आ रही है सर। हाँ जी, हाँ जी। या सर माइक यदि पास में हो जाए आपके तो बढ़िया हाँ, रहेगा। एक मिनट। अभी आ रही है आवाज? परफेक्ट। हाँ सर अब ठीक है। अब बेहतर है सर। ओके सर। ओके। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वहां से हमने छोड़ा था इसको। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जितने भी सेशन है सभी सेशन अगर अटेंड करते हैं और सभी सेशन में जो जो वर्क आपको दिया जाए वो सारे वर्क भी करते हैं, तो आप बहुत ही बेहतरीन वक्ता बन जाएंगे। आप एंकरिंग भी बहुत अच्छा कर सकेंगे और डिबेट भी बहुत अच्छा कर सकेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं ईपीएस से, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग से, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं देना चाहूंगा आपको, क्योंकि वो बहुत जरूरी है इस टाइम पे। कि एक कुंभार था, कुंभार यानी जो मटके बनाता है ना, वो अपना गुजरान चला रहा था, जैसे तैसे करके छोटे छोटे मटके बना रहा था या कुछ मिट्टी की और चीजें बना रहा था। उससे उसका खाना पीना चल जाता था। उसके पास उसका एक दोस्त आया, उसने बताया कि तू ये क्या कर रहा है? तो बोल रहा है कि मैं बस इतना काम करता हूँ, उससे जो भी पैसा मिलता है मेरा घर चल जाता है। उसके दोस्त ने उसे सिखाया कि इस तरीके से धंधा नहीं होता है, बिजनेस अगर करना है तो तू मार्केट में जा, मार्केट में जाके देख कि किस चीज की ज्यादा मांग है, बाजार में लोग क्या चीजें खरीदना चाहते हैं, वो चीजें तू बना,
तो तू सबसे ज्यादा पैसा कमा पाएगा। तो उस कुम्हार ने भी सोचा कि यार बात तो सही है। तो उसने उसके दोस्त को ही पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तू ही बता। तो उसके दोस्त ने बताया कि वो जो चीलम आती है ना, चीलम जिससे वो हुक्का भरते हैं जिसमें, वो तू बना, क्योंकि बाजार में लोग जो यूज कर रहे हैं ना वो मिट्टी के नहीं होते हैं, तो मिट्टी का बना लोग खरीदेंगे। तो उसने सोचा हाँ सही है। तो उसने, कुम्हार ने मिट्टी का वो चिलम बनाना शुरू किया। जैसे ही वो शुरू कर रहा था, कुम्हार की पत्नी आ गई, उसने बोला कि क्या कर रहे हो। तो उसने बोला कि मेरे एक दोस्त ने बताया कि अगर ये चिलम बना के हम बेचेंगे तो बहुत सारा पैसा हम कमा सकेंगे, क्योंकि लोग इसे बहुत यूज करते हैं। तो उसने, उसकी पत्नी ने उसको बोला कि उस तरीके से तो अगर आप मटके भी बनाओगे तो भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि अभी गर्मियां आ रही है, सबको ठंडे पानी की जरूरत होगी, तो आप मटके क्यों नहीं बनाते। तो जिस तरीके से वो बना रहा था ना, उसका अंगूठा इस तरीके से था, वो चिलम बनाने के लिए उसने सिर्फ अंगूठे को इस तरफ कर दिया और मटका बनाना शुरू कर दिया। वो मटका बना रहा था, उसके दोस्त ने देखा, उसने बोला ये क्या कर रहा है, मैंने चिलम बनाने को बोला था और तू मटका क्यों बना रहा है। तो कुंभार ने कहा बस मेरे विचार बदल गए। विचार बदल गए, एक छोटा सा विचार बदल गया, तो चिलम बनाने से वो मटके पे आ गया। तो वहां पे वो मिट्टी बोली, मिट्टी बोली कि अच्छा हुआ आपका विचार बदल गया, अगर विचार नहीं बदलता और मैं चिलम बन जाती तो पूरी उम्र मुझे गर्म कोयलों के बीच बितानी पड़ती और पूरी उम्र जल जल के बिताती। अभी तो मटका बन रही हूं, तो ठंडा पानी मेरे अंदर रहेगा, मैं खुद भी ठंडी रहूंगी और लोगों को भी ठंडी करती रहूंगी। तो एक विचार जो है वो बहुत बड़ा काम करता है। तो आपके अंदर भी एक विचार ने जो जन्म लिया है कि मैं ईपीएस सीखूं, या मैं एंकरिंग सीखूं, या फिर मैं डिबेट सीखूं, तो ये जो आपका विचार है वो बहुत ही सराहनीय है। और इस विचार को लेके आप आगे बढ़ेंगे, आप सबको विश्वास दिलाता हूं, बहुत मजा आएगा, आप बहुत ही अच्छे वक्ता बनने वाले हो। सिर्फ आपको जो बोला जाए उतना आपको करना है, आप सचमुच बहुत ही बेहतरीन यहाँ से रिजल्ट पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है आपका आसन। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, तो उन्होंने अपने आसन का एक नाम भी रखा होगा, पर जो लोग नए आए हैं उन लोगों को मैं विनती करना चाहता हूं कि आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे हर रोज जब भी हमारा सेशन हो तब एक आसन जरूर रखें, और उस आसन का एक नाम भी रखें, और उसी आसन के ऊपर विराजमान होके आप ये सेशन को अटेंड करें। उससे क्या जी होगा, आपका एक सॉरी सर, जुड़ाव। ये पीपीटी को आप फुल व्यू में कर दीजिएगा। हमारी पीपीटी है वो फुल व्यू में कर दीजिए, फुल व्यू। फुल व्यू में कर दूं? हाँ हाँ हाँ। जी। हो गया? हाँ हाँ। अब हाँ ठीक। तो आपको ये आसन जो है उसका नाम अगर आपने रखा होगा तो वो आपका एक फैमिली मेंबर बन जाएगा। और ये फैमिली मेंबर बन गया तो क्या होगा, इससे एक जुड़ाव हो जाएगा, और जब भी हम ये करेंगे सेशन, तब आपको बहुत मजा आएगा और इसके साथ भी एक जुड़ाव आएगा, तो आपको लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और कोई भी है। तो ये आसन रखना बहुत जरूरी है। तो आप में से कितने लोगों ने ये आसन रखा है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मुझे भी मालूम चले कि कितने लोग हैं। कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। मुझे एक मिनट, कमेंट सेक्शन नहीं दिख रहा है अभी। बहुत ही अच्छा, बहुत सारे लोगों ने रखा है। जितने लोगों ने नहीं रखा है उन लोगों को विनती है कि आप भी एक आसन रखिए और उसका नाम भी रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो वीडियो मैंने आपको भेजे थे, तो अभी ये जानना चाहता हूं कि इन दो वीडियो में आपने क्या सीखा। तो सबसे पहले कौन बताएगा कि इन दो वीडियो में हमने क्या सीखा। आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि कौन बताना चाहेगा। ये जो ईपीएस का क्लास है ना, उसके अंदर
आपको ज्यादा से ज्यादा मौके मिलेंगे बोलने के लिए, और जब भी मौका मिले तो उस मौके को आपको पकड़ लेना है, तो ही आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकेंगे। क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप खुलेंगे नहीं। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। वीडियो नहीं देख पाए रश्मि जी, ओके। जो लोग देख पाए हैं वो लोग तो बताएं। मैंने देखा था बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा है। नमस्ते सर। नमस्ते रिया जी, सादर आमंत्रित आ, हैं। आप जी। बताइए दोनों वीडियो में आपने क्या सीखा। सर जो पहली वीडियो थी, सर उसमें हमने अपने हिसाब से मतलब उसका अंदाजा लगाया था। हाँ जी। इसमें ये था कि जो भी कार्यक्रम है, जिस भी थीम पे हम बोल रहे हैं या कार्यक्रम है, उसकी संपूर्ण जानकारी उस वक्ता को होनी चाहिए। और सही। बोलते समय मतलब सकारात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें डर लग रहा है, हम नेगेटिव सोच रहे हैं कि नहीं ये हमसे होगा ही नहीं। अब आप चढ़ गए हो वहां तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव नेचर रखना चाहिए कि ये हमसे होगा ही। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव सब कुछ अच्छा होना चाहिए। और साथ में हम जिस विषय पे बोल रहे हैं, हमारे गद्यांश तो सही है, हमें साथ साथ उसके बीच कविताएं, शायरियां और कुछ चुटकुले भी आने चाहिए। ये हमने पहली वीडियो में देखा था। और उसमें एक ये भी था कि उन्होंने वो जो वीडियो थी वो हिंदी भाषा पे थी, मतलब वो हिंदी भाषा को प्रमोट कर रहे थे। तो वो कार्यक्रम तो हिंदी भाषा का था, लेकिन हमने उसको अपने आप से रिलेट किया ये कि मतलब हम जिस भाषा में कंफर्टेबल है हमें उस भाषा में बोलना चाहिए। जैसे कि हमें इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, हम हिंदी बहुत अच्छा बोल पाते हैं, तो हम ज्यादातर यूज करते हिंदी भाषा यूज करते हैं। लेकिन अब इस परिवेश ऐसा है कि इंग्लिश ज्यादा आप यूज करो, तो हमने इसका ये निकाला कि इसमें अपनी कंफर्टेबल जो लैंग्वेज है उसका प्रयोग करें। पहले वीडियो से तो हमने ये सीखा था। और सेकंड वीडियो में सर इसके हमने खुद अपने नोट्स बनाए हैं। इसमें पहला तो यही था कि आपको डरना नहीं है। अब आप बोल रहे हैं, कोई भी काम करो, चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग करो, कुछ भी करो, डरना बिल्कुल भी नहीं है। पॉजिटिव नेचर आपको हमेशा रखना है। जो भी आप कर रहे हो किस प्रकार से प्रेजेंट करो, क्योंकि जिस उस वीडियो में बताया गया था कि सबका अलग अलग तरीका होता है। ऐसे हमारे स्कूल में भी है, 4 लोग हैं, हम लोग बोलते हैं, तो सबका अलग अलग तरीका है। तो हमारा अपना जो तरीका है हमें उसमें और सुधार करना है। ये हमारा था सेकंड वाला। थर्ड ये था कि जो आपके थॉट्स है, नॉलेज है, इसको शेयर करना है। आप बहुत सारे स्टोरीज पढ़ते हो, बच्चों को ही पढ़ाते हो, तो ये नहीं कि हमारे पास बहुत सारे उदाहरण आते, तो ऐसा नहीं कि वो हम अंदर ही दबाएं। जो है हमें खुल के सबके सामने उसको रखना है। ये वाला था। और दूसरा इसमें एक ये था, एक मिनट था, कि जो भी अपनी मतलब जो कमियां हैं चैट उसको कर रहा है लिस्ट फिर वो करना है। मैसेज भेज रहा है, उसके बाद क्या करना है? मैसेज भेज दिया आपने? हाँ, तो देखो जरा। फिर बंद हो जाएगा। आशा जी आपका वॉइस आ रहा है तो प्लीज उसे म्यूट कर दीजिए। हाँ रिया जी। हाँ सर, चौथी जो इसमें थी कि जो भी आपकी कमियां है उसमें बताया गया था कि लिस्ट बनाइए कि क्या क्या आपको रोक रहा है, तो वो कीजिए। मतलब ये भी हमें बहुत अच्छी लगी। और पांचवी इसकी थी कि जो भी आप कर रहे हैं उसके पहले उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति के पास मतलब जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए जो आपको आपकी कमियां बता सके। ये चीज हम लोगों ने इस बार के एनुअल फंक्शन में की थी। बस हमें लगता है कि थोड़ा इफेक्टिव नहीं हो पाई क्योंकि हमने उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। और छठवां ये था कि मंच पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो जाने से पहले डरना नहीं है। पॉजिटिव जितना सोच सकते हो, जितना अपने आप को डर से हटा सकते हो, उस भावना से हटा सकते हो, उतने अच्छे से आप अपनी बात सामने रख सकते हो। जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद रिया जी, बहुत ही बेहतरीन बोलते हैं आप, और आपकी आवाज़ भी अच्छी है। तो एक अच्छे प्रवक्ता आप बन सकते हैं, और उसके साथ साथ एंकर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं आप, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो एक भगवान का आशीर्वाद है। एक अच्छी आवाज़ हर एक को नहीं मिलती है, जिनको मिलती है वो लोग तो पे भगवान का एक अलग आशीर्वाद होता है। तो आप थोड़ी मेहनत करते रहना हमारे साथ मिलके, तो आपको जी विश्वास सर। दिलाता हूँ आप बहुत ही बेहतरीन वक्ता बनेंगे। धन्यवाद। जी सर। और कौन बताना चाहेगा कि दोनों वीडियो में हम क्या सीखे। सबको नहीं बोलना है, यानी 2 या 3 सर लोगों को ही मौका मिलेगा। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ।
हाँ जी सर, सादर जी आमंत्रित हैं। जी सर। दो वीडियो थे सर इसमें। तो पहला वाला वीडियो जो है वो हिंदी स्पीकिंग के बारे में था, जिसमें मेन ये जो वो उसमें लड़की बोल रही थी, उसका उद्देश्य था कि जो हिंदी दिवस था उस दिन, तो हिंदी दिवस पर कोई जो लोग वहाँ मेहमान आ रहे थे, उन लोगों ने जो रजिस्टर में या एंट्री रजिस्टर में जो वो अपना सूचनाएं लिख रहे थे, वो आए तो हिंदी दिवस के लिए थे, लेकिन वो सारी जो बातें हैं उसमें वो अंग्रेजी में लिख रहे थे। और ये एक नेगेटिव बात थी उनके लिए, जबकि जो वो लड़की वहां पर आती है वो इस बात को ध्यान में रखती है पूरी तरह से, और सारी जानकारी हिंदी में भरती है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम जो चीज सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो उसको पहले खुद अपने प्रयोग में लाना चाहिए, अपने उपयोग में लाना चाहिए। दूसरी बात यह बताई गई थी उसमें कि अपना जो आत्मविश्वास है, बोलने का आत्मविश्वास है, वो अच्छा होना चाहिए। जैसे वो लड़की भी जो उसमें बोल रही थी, वो काफी कॉन्फिडेंटली स्पष्ट उच्चारण और बड़े प्रभावी तरीके से उसका भाषण था। ये बात मुझे समझ में आई पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में जो उन्होंने बताया कि सबसे पहली बात है कि बोलने में अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए, किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। सामने वाला क्या कहेगा, क्या बोलेगा, या सामने वाला कहीं हंसी तो नहीं उड़ाएगा, कहीं कुछ क्रिटिसाइज तो नहीं करेंगे लोग। इस फियर को हम लोग पाले रहते हैं, और बहुत सारे लोग जिसको मंच का फियर या स्टेज फियर भी कहते हैं, वो उसके कारण से नहीं बोल पाते। इवन जो अच्छे अच्छे, मैंने भी महसूस किया है कि बहुत अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या अन्य प्रोफेशन में अपने कार्य में बड़े परफेक्ट है, कुशल हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से, या मतलब किसी कारणवश उनका स्टेज फियर रहता है, और वो बोलने में, 10 लोगों के सामने बोलने में कांप जाते हैं, उनकी टांगें कांपने लगती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कला है, और हमें इसको अच्छी तरीके से सीखना चाहिए। लोगों को ये होना चाहिए जो सीख रहे हैं कि पब्लिक का फियर या स्टेज फियर नहीं होना चाहिए। कुछ बातें यही थी, बातें तो उसमें और बहुत सारी हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बारीकी से दोनों वीडियो देखे हैं, और जो मैं आपको दिखाना चाहता था वही चीजें आपने देखी हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और लोगों का भी सुनते हैं, उसके बाद हम फाइनल पे आते हैं। जी। धन्यवाद सर। और कौन बताना चाहेगा? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दोनों वीडियो में जैसे अभिनंदन कुमार जैन सर ने बोला कि पहले वीडियो में जो हिंदी का वीडियो था उसके अंदर ये था कि हिंदी भाषा के लिए ही बात करनी थी, पर वहाँ पे जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा था वहाँ सब इंग्लिश में अपना पूरा डिटेल्स दे रहे थे। वहाँ पे ऐश्वर्या जी गई और उन्होंने सब कुछ डिटेल्स हिंदी में दिए। तब जो रजिस्ट्रेशन ले रहा था उन्होंने ऐश्वर्या जी के सामने देखा, तब ऐश्वर्या जी ने कहा कि मुझे हिंदी आती है। यानी कि आप कौन से जगह पे जा रहे हो, किस प्रयोजन से जा रहे हो, वो आपको पहले तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, जो चीज के बारे में आप बोलने वाले हो वो चीज के बारे में आपके अंदर पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए। वो लड़की जो वीडियो में बोल रही थी उसके अंदर सबसे पहले ये आत्मविश्वास था कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए। वो अपने मन में दृढ़ कर चुकी थी। जब हम अपने मन में कोई बात दृढ़ कर चुके होते हैं तभी हम किसी और को वो उतनी ही दृढ़ तरीके से समझा सकते हैं। अगर वो लड़की खुद नहीं मानती कि भैया हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, कोई भी भाषा बोलो, ठीक है, अगर वो ऐसा सोचती ना तो अपने वक्तव्य में इतना खुल के वो हिंदी को प्रमोट नहीं कर पाती। तो वो इसलिए करती थी क्योंकि वो मन में ठान चुकी थी। उसी तरीके से किसी भी विषय पे जब हम बोलते हैं, हमें बोलना होता है स्टेज पे से या कहीं पे भी,
तो जिस बारे में आप बोलते हैं उस बारे में हमें खुद के अंदर पहले आत्मविश्वास जगाना चाहिए। जो हम बोलने वाले हैं वो हम खुद मानते हैं या नहीं, वो हमें पता होना चाहिए। अगर हम नहीं मानते हैं तो हम दूसरों को नहीं समझा पाएंगे उतने अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर 100% हम ही नहीं है तो दूसरों को 100% कैसे करें। ठीक है। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि बहुत सारे लोग बोलने से बहुत डरते हैं। तो डरने की कोई बात है ही नहीं। किस तरीके से आप अपना डर भगा सकते हैं वो सारी चीजें उसके अंदर थी। अभिनंदन सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। तो वहां पे हम आगे नहीं जाते और हम आगे बढ़ते हैं अपनी पीपीटी। ठीक है, चलिए। एक मिनट, कुछ खराबी आ गई इसमें। नीरज जी, जी सर। हेलो। नीरज जी, ये स्क्रीन शेयरिंग शायद अटक गया, आप इस मूव कर सकते हैं क्या? यहाँ से तो नहीं सर, आप ही को करना पड़ेगा। आप उसे एक बार क्लोज कर दें, क्लोज करके फिर से स्टार्ट करें तो हो एक जाएगा। एक मिनट है। जी, जब तक सर की पीपीटी स्टार्ट होती है तो हमारे बीच गैलेक्सी J7 प्राइम के नाम से एक डिवाइस है, आप प्लीज रीनेम करें। जी सर, हो चुकी है। ओके, जी स्टार्ट कर दूं? जी जी। ओके। तो ये कुछ टेक्निकल खामी आ गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आपके सामने दिख रही हैं अभी, उन सूचनाओं का हमें अमल करना है जितने भी सेशन हमारे होंगे सभी सेशन में। ठीक है। तो सबसे पहला है, सभी सहभागियों का शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो ऑन ही होना चाहिए। तो जिन लोगों का वीडियो अभी ऑफ है, कृपया करके आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, जिससे हम एक दूसरे को देख पाएं और हम कनेक्ट कर पाए एक दूसरे को। जब तक हम देख नहीं पाएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक मजा नहीं आएगा। क्योंकि ये जो है एक वीडियो के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं, हम आमने सामने है नहीं। इसलिए वीडियो के माध्यम से जब कार्य कर रहे हैं तो अगर आप अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो आमने सामने है ऐसा दिखेगा। दूसरा, सभी को 2:25 तक वेबिनार में लॉगिन कर देना है और 2 मिनट से पहले जुड़ ही जाना है। क्योंकि अगर आप टाइम से जुड़ जाएंगे तो हम 2:30 पे इसको स्टार्ट कर सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपसे बात कर पाएंगे। तीसरा है, आप जब वेबिनार में किसी कारण सर अटेंड नहीं कर सकते हैं तो आप पहले से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जैसे आज एक प्रतिभागी ने शेयर किया था कि हमें बाहर जाना है तो हम आज अटेंड नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर आपको कहीं पे जाना है, कोई काम है, तो आपको पहले से ग्रुप में अवगत करवाना बहुत जरूरी है। वेबिनार को बीच में छोड़ना नहीं है, यह हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। आपने ज्वाइन कर लिया, आपका कुछ काम आ गया, आपने बीच में से छोड़ दिया, वो नहीं करना है हमें। कोई भी मैसेज या नियत कार्य जो आपको लिखना है तो सिर्फ हिंदी टाइपिंग में ही हम लिखेंगे। ठीक है। नियत कार्य जो आपको दिया जाता है वो आपको हिंदी में ही लिख के हमारे ग्रुप में डालना है। पर जो भी आपको कोई भी काम हो तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको देनी है या लेनी है तो ग्रुप में ही बताएं। किसी को पर्सनल मैसेज आप ना करें, ग्रुप में ही डालिए। जिससे क्या होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर ग्रुप में ही दिया जाए तो जिन लोगों का ये क्वेश्चन होगा उन सबको अपना आंसर मिल जाएगा। सही है। तो एक की तकलीफ सबकी तकलीफ हो सकती है, तो वो एक अगर हम दे दे सवाल तो उसका जो भी योग्य जवाब है वो सबको मिल जाएगा, तो सबकी यहाँ पे तकलीफ दूर हो जाएगी। सभी सहभागियों को अपना फीडबैक देना बहुत आवश्यक है।
जब ये सेशन खत्म होगा तब आपको फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा। वो फीडबैक देना आप सबके लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमें मालूम चलता है कि अब आने वाले जो सेशन है उसमें हमें क्या क्या करना होगा, जिससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से सीख पाए। ओके, पब्लिक स्पीकिंग क्या है, व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो जब मैंने शुरुआत की थी आज के सेशन की, तब आपको बताया था कि जब कोई भी अपने दोस्त से बात करो आप, या अपने फैमिली से बात कर रहे हो, या एक समूह है लोगों का, 50-100 लोगों का, या 500 1000 लोगों का हुजूम है, उन सबको आप जब किसी बात से अवगत करवा रहे हो, आप जो बात समझ रहे हो उसी भाव से सामने वाले के दिल तक वही बात पहुंचाने में अगर कामयाब हो रहे हो, तो उसे बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। इफेक्टिवली पब्लिक स्पीकिंग हमको करना है, ठीक है। ओके, पब्लिक स्पीकिंग के फायदे क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एक तो सबसे पहले आत्मविश्वास, आपका आत्मविश्वास बहुत ही बढ़ जाएगा। जिस तरीके से आज हमने शुरुआत की, तब से जो लोग कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, जैसे दो सहभागी ने अपना वक्तव्य दिया कि कल के हमने जो 2 वीडियो शेयर किए थे, उन 2 वीडियो से उन लोगों ने क्या सीखा, ठीक है। तो उन दोनों का आत्मविश्वास ऑलरेडी बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बात की, इतने सारे लोगों के सामने उन लोगों ने अपनी बात रखी, तो उनका आत्मविश्वास ऑलरेडी बढ़ गया। उसी तरीके से जब जब आपको यहाँ पे कोई मौका मिले, उस मौके को आप पकड़ो और उसका लाभ लो, बोलना शुरू करो। अगर आप एक बार भी बोलेंगे तो आपके आत्मविश्वास में बहुत बढ़ोतरी होगी, और जैसे जैसे हम आगे के चरणों में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप बहुत ही अच्छा बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा अभी तो मुझे बोलना ही बोलना है, क्योंकि सब लोग अगर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, इतनी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ या मैं भी कर सकता हूँ। ये आपके अंदर अपने अंदर से ही निकलेगा, इतना आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा। हम तो भारतीय लोग हैं, हमारे फायदे के अलावा हम कुछ नहीं करते, तो हमें सबसे पहले फायदे देखने हैं। कौन कौन से फायदे? तो सबसे पहला फायदा तो यही है कि आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ जाएगा। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई चीज है तो वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप अपने कॉन्फिडेंस से कोई चीज करने जाते हैं, तो सामने वाला आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ लेता है कि इसके अंदर बहुत ही जोरदार कॉन्फिडेंस है, और फिर वो हमारा काम होता ही होता है, वो काम कहीं पे अटकता नहीं। दूसरा है आश्वस्त करने का कौशल। आश्वस्त करने का कौशल मीन्स कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो सेल्स में काम करते हैं। सेल्स में यानी कोई चीज जिनको बेचनी है, ठीक है। वो सेवाएं भी हो सकती है, वो कोई चीज भी बेचना हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी सेल्स में काम कर रही है। तो वो लोग क्या करते हैं, जाके सीधे अपना जो प्रोडक्ट है वो दिखाते नहीं हैं। पहले वो जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति है, उसे उस चीज की जरूरत है या नहीं। तो उस चीज की जरूरत अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो वो चीज की जरूरत खड़ी करो। अगर वो चीज की जरूरत सामने वाला समझ गया, उसे ये समझ में आ गया कि आज तो चलो जरूरत नहीं है, आने वाले कल में मुझे इस चीज की जरूरत होने लगेगी, तो वो अपने आप से ये चीज खरीद लेगा। तो ये आश्वस्त करने का कौशल है, सामने वाले को कन्विंस करने का जो कौशल है वो आपके अंदर आ जाएगा। जितने भी लोग हैं उन्हें आप जिस चीज को जिस तरीके से समझाना चाहते हैं उसी तरीके से समझाने का ये कौशल आपके अंदर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। सामने वाले को आप कन्विंस कर पाएंगे। तीसरा है अवसर। ये अवसर सभी को नहीं मिलता है, सब लोगों के सामने बोलने का अवसर सभी को नहीं मिलता है। आपको मिला है क्योंकि आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो आपको ये जितने भी हम सेशंस करेंगे उनमें बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं। दूसरे अवसर आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं? आप सब तो बहुत लकी है, क्योंकि आप सब शिक्षक हैं। तो आपको तो हर रोज मौके मिलते हैं, हर रोज अवसर मिलता है, और आपको एक बाय डिफॉल्ट ऑडियंस मिला हुआ है जो है आपके
पाठशाला के, आपके स्कूल के बच्चे, वो आपका ऑडियंस है। आप हर रोज उनके सामने कुछ ना कुछ विषय पे बात करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी बहुत ही बढ़ गया होगा। पर ये अवसर सभी को तो मिलता नहीं, आपको मिला है तो भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद है। तो इस अवसर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए। वो अवसर जो आपको मिलता है, उसके अलावा भी आप दोस्तों के सामने बात कर सकते हैं, अपनी फैमिली के सामने बात कर सकते हैं। कोई सम्मेलन हो, कोई भी मौका हो, कोई अवसर हो, वहां पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा बात कर पाएंगे। कहीं पे भी बोलने का अवसर आपको दिखे, तो आपको उसे ग्रैब कर लेना है, सामने से जाके बोलना है कि मैं इस चीज पे बोलूंगा या मैं इस विषय पे बोलूंगी। ठीक है। और उसके बाद एक अलग पहचान हमें मिलती है। लोग जब हमें देखते हैं, तब उनके माइंड में हमारी एक अलग पहचान खड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा, किसी पार्टी में आप जाए, किसी शादी में जाए, कोई भी अवसर हो वहां पे आप जाए, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही खड़े होते हैं। कुछ लोग आप देखोगे, एक दो लोग खड़े होंगे, इस तरफ देखो तो तीन चार लोग खड़े होंगे। तो वो लोग जो अपने जान पहचान वाले हैं ना, उनके साथ साथ खड़े होते हैं और बातें करते रहते हैं। पर कोई ऐसा बंदा आता है कि वो जैसे ही आता है, सभी लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये आ गया, और उसके आजू बाजू में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। लोग उससे जुड़ना पसंद करते हैं। तो आप भी अपनी पहचान ऐसी बना सकते हैं। अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं, अगर आप एक अच्छे एंकर हैं, अगर आप दूसरों के प्रति बहुत ही बेहतरीन बातें कर सकते हैं, उनको अच्छा लगे ऐसी आप बातें कर सकते हैं, आपके शब्द ऐसे हैं, आपके पास शब्द समूह इतना अच्छा है कि आप जब बोलते हैं तो लोग उसे सुनना पसंद करते हैं, तो आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। तो ये एक अलग पहचान आपको बहुत ही आगे ले जाने में बहुत ही सक्षम है। तो ये सारी चीजें हमें पब्लिक स्पीकिंग के जो ये फायदे हैं, उसके अंदर सीखने को मिलेगी। अभी बात करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के फायदे तो बहुत हैं, पर डर भी बहुत लगता है। आपको पता है, दुनिया में बहुत सारे डर हैं। उसमें से सबसे बड़ा जो डर है, उसके बारे में बात करते हैं। टॉप 10 जो डर है, नीचे से शुरुआत करते हैं हम। कि किसी किसी लोगों को जानवरों से डर लगता है, कुत्तों से डर लगता है, सांप से डर लगता है, किसी किसी लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता है। ठीक है। किसी को अंधेरे से बहुत डर लगता है, किसी को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, सुई लगानी है बहुत। आपको कोई भी, आप बीमार हो गए, डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते हैं कि डॉक्टर सुई लगाए। किसी को दवाई खाने में डर लगता है। पर आप जानते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा डर मौत का नहीं है। मौत का डर भी दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आता है, वो है पब्लिक स्पीकिंग का डर। लोगों के सामने बिल्कुल जाके भैया। जब बोलना होता है ना, उससे बड़ा डर आज तक दुनिया में कोई नहीं है। पर इस डर को दूर करने के तरीके हमें अगर पता चल जाए किस तरीके से इसको दूर कर सकते हैं, तो इस डर को भी हम दूर कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस डर को दूर किया है। डर को अगर आपने दूर किया, डर को अगर आपने जीत लिया, तो आप बहुत ही अच्छे वक्ता बन सकते हैं, बहुत ही अच्छे एंकर बन सकते हैं, और डिबेट भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। आप अपने विचार खुल के लोगों के सामने रख सकते हैं। पर कब? जब आपने अपने डर को भगा दिया। ठीक ठीक है। तो डर को दूर करने के तरीके में सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूं। वो है, एक फॉर्मूला मैंने बनाया। ठीक है। उस फॉर्मूले के ऊपर अगर हम काम करेंगे, तो हम डर को दूर भगा सकेंगे। ये जो 8 मिनट का फॉर्मूला है, वो आप लिख लेना कहीं पे। बहुत ही जोरदार तरीका है। जिन लोगों को ये नहीं भी आता था बोलना, जिन लोगों को बहुत डर लगता था, इस फॉर्मूला से आज वो लोग बहुत ही बेहतरीन बोल रहे हैं। दिन में कितने मिनट होते हैं हमारे पास? कौन बताएगा? एक दिन में हमें कितने मिनट मिलते हैं? हेलो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एक दिन में हमें कितने मिनट मिलते हैं?
जल्दी जल्दी फटाफट। सर 1440। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कैलकुलेटर उठा लिया और आपने बना दिया 1440। बहुत ही बेहतरीन। सच में हमें दिन में 1440 मिनट मिलते हैं, उसमें से सिर्फ 8 मिनट मुझे चाहिए। ओनली 8 मिनट्स। क्या आप दे पाएंगे? कितने लोग 8 मिनट दे पाएंगे पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए? आप कमेंट बॉक्स में थम्स अप डाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में थम्स अप डालिए तो मुझे पता चलेगा। कमेंट बॉक्स जो हमारा है ना, हमेशा एक्टिव होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जितना ज्यादा आप थम्स अप डालेंगे ना, उतना ज्यादा हमें पता चलेगा कि कितने लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। सिर्फ 8 मिनट देने हैं 1440 मिनट में से। चलिए बात करते हैं कि वो 8 मिनट किस तरीके से हम काम करेंगे। पहले के जमाने में क्या होता था कि हम एक आईने के सामने हमारा प्रैक्टिस करते थे, पर अब हम सबके पास एक मोबाइल है। सबके पास मोबाइल है ना यहाँ पे? सही है। तो मोबाइल आप सबके पास है। आपको क्या करना है, मोबाइल का वीडियो सेक्शन में जाना है, वीडियो को ऑन करना है, किसी एक विषय को पसंद करना है और उस विषय पे आपको 2 मिनट का वक्तव्य देना है। 2 मिनट आपने वक्तव्य दिया, पूरा शूटिंग ले लिया, उस पर वीडियो ले लिया, 2 मिनट का वीडियो हो गया, 2 मिनट आपके खत्म हो गए। अब बचे आपके पास 6 मिनट। उसके भी 3 पार्ट हमने कर दिए हैं 2-2 मिनट के। ठीक है, टोटल 4 पार्ट है 2-2 मिनट के। उसमें से पहले 2 मिनट में हमने क्या किया, वीडियो बना के हमने रख लिया हमारे पास। अब आपको क्या करना है, अब आपको म्यूट कर देना है अपना वीडियो, और वीडियो सिर्फ देखना है, सुनना नहीं। जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने प्रेजेंटेबल हैं। आपके फेस पे, यानी कि आपके चेहरे पे क्या क्या एक्सप्रेशन आ रहे हैं, क्या क्या हाव भाव आ रहे हैं, आप अपने हाथ का किस तरीके से यूज कर रहे हैं, और आपके अंदर कितना आत्मविश्वास दिख रहा है, ये सब आपको दिखेगा। कब दिखेगा? जब आप वीडियो को म्यूट करके सिर्फ देखेंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज, यानी अपनी शारीरिक भाषा। ठीक है, तो 2 मिनट और आपके खत्म हुए। अगले 2 मिनट आपको क्या करना है, अब आपको वीडियो बंद कर देना है, सिर्फ ऑडियो सुनना है। किसी किसी के मोबाइल में वीडियो बंद नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर रुमाल रख देना है और सिर्फ ऑडियो ऑन रखना है। आपको सुनना है कि आपकी आवाज किस तरीके से है, आप जो बोलते हैं तब सामने वाला उसको कितने अच्छी तरीके से समझ पाता है, या फिर समझ पाता है या नहीं। आपकी आवाज का थ्रो कितना है, जिससे आप अच्छे तरीके से उसे सुन पाते हैं या नहीं, ये सब कुछ आपको उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो 6 मिनट हो गए, बचे आखिरी 2 मिनट। अब क्या करना है, तो आपको वीडियो भी ऑन रखना है, ऑडियो भी ऑन रखना है, और फिर आपको पूरा वीडियो देखना है 2 मिनट के लिए। उसमें आपको दिखेगा आपका आत्मविश्वास, आपकी आवाज, आपका बोलने का स्टाइल, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ आपको उसके अंदर दिखेगा। जो जो चीजों में आपको लगे कि यहाँ यहाँ आपको सुधार की जरूरत है, वो सब चीज आप एक नोट में लिखते जाइए। लिख लिया आपने, 2 मिनट देख लिया, 8 मिनट आपके हो चुके हैं। उसके बाद दूसरी बार जब आपको वीडियो बनाना है दूसरे दिन, तब आपने अगले दिन जो लिखा था कि इस चीज पे हमें काम करना है, उस चीज पे काम करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आपको वीडियो अपलोड करना है, और फिर से यही प्रोसेस में जाना है। तो जितने दिन हमारे ये सेशन स्टार्ट रहेंगे, उतने दिन हर रोज आपको वीडियो बनाना है, उसे सिर्फ देखना है, उसके बाद सिर्फ सुनना है, उसके बाद देखना और सुनना दोनों है। और जो जो जगह पे लगे कि यहाँ पे अभी ज्यादा मेहनत की जरूरत है, वहां पे हमें ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, समझ गए आप लोग? जो जो लोग समझ गए थम्स अप दिखाइए तो मुझे पता चले। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा। चलिए, अभी 1 मिनट फॉर्मूला जो है, जैसे जैसे यूज करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप अपना जो भी डर है ना उसे खत्म करते जाएंगे, और जिस तरीके से डर खत्म होता जाएगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए। ओके, अब टाइप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग।
जो जो स्पीचेस है ना उसके टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक तो है सूचनात्मक सार्वजनिक बोलना। सूचनात्मक सार्वजनिक बोलना यानी क्या? तो इंफॉर्मेटिव पब्लिक स्पीकिंग। इंफॉर्मेटिव पब्लिक स्पीकिंग यानी इंफॉर्मेशन, जिस पब्लिक स्पीकिंग में इंफॉर्मेशन है। आप सबने देखा होगा, आप न्यूज चैनल देखते होंगे सारे लोग। न्यूज चैनल जब हम देखते हैं उसमें जो न्यूज रीडर आता है वो बोलता है तो हमें बहुत पसंद आता है, ऐसा लगता है कि हम सुनते ही रहें। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्पीच होती है ना उसे बोलते हैं इंफॉर्मेटिव पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि ऐसी पब्लिक स्पीकिंग जिसमें कोई इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो आप भी जब किसी इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हो, कोई चीज अभी जो बन रही है, बन गई है आज के दिन में, वही आप पास कर रहे हो किसी को, तो उसे बोलते हैं इंफॉर्मेटिव पब्लिक स्पीकिंग। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारी अलग अलग न्यूज आप देखेंगे ना, तो बहुत सारे न्यूज रीडर्स आएंगे, सबकी स्पीच जो होती है वो अलग अलग ढंग से वो लोग करते हैं। कुछ कुछ लोगों की स्पीच आपको सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, और ये सुनना अच्छा भी है कि आप न्यूज अगर सुनते हैं तो जो भी करंट अफेयर्स है ना उससे अवगत रहते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है वो हमें पता होना ही चाहिए। हर रोज आज के दिन क्या हुआ, हमारे देश में क्या हुआ, पूरी दुनिया में क्या हुआ, हमारे राज्य में क्या हुआ, हमारे शहर में क्या हुआ, ये सब कुछ हमें हमेशा मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर विषय पे बोलेंगे या सब्जेक्ट पे बोलेंगे, तब अगर ये सब हमें मालूम होगा, हमने सुना हुआ होगा, तो वो हमें बहुत ही काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेरक सार्वजनिक बोलना। प्रेरक सार्वजनिक बोलना यानी इन्फ्लुएंस पब्लिक स्पीकिंग, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना। अभी तो आपको पता है इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो जो नेता आते हैं अपनी अपनी पार्टी के बारे में बोलने के लिए, तब वो बहुत बड़े हुजूम को, बहुत बड़ी पब्लिक के हुजूम को वो लोग सिखाने के लिए आ जाते हैं कि आप हमें ही वोट दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि हमने ये किया है, ये किया है, या फिर अगर हम चुन के आ गए तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, पूरा मैनिफेस्टो देते हैं। तो वो होता है इन्फ्लुएंस करना, यानी कि दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपने पाले में ले लेना, उसे बोलते हैं प्रेरक सार्वजनिक बोलना। तो जो लोग नेता होते हैं, जो लोग लीडर्स होते हैं, उनकी जो स्पीच होती है ना उन्हें बोलते हैं प्रेरक सार्वजनिक बोलना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रासंगिक सार्वजनिक बोलना। प्रासंगिक सार्वजनिक बोलना उसे क्या बोलेंगे हम? कोई प्रसंग होता है, या मान लो शोक सभा में आपको शोक संदेश देना है, या किसी शादी में बोलना है, या कोई सगाई हो रही है, वहां आप गए, वहां पे आपको कुछ बोलना है, या कुछ एनुअल फंक्शन है, वहां पे आप गए, वहां पे आपको प्रासंगिक उद्बोधन करना है, तो उसे बोलते हैं प्रासंगिक सार्वजनिक बोलना। तो जहां पे भी हम जाते हैं ना, तो वो प्रसंग के मुताबिक हमें हमारा स्पीच तैयार करना होता है। अगर शोक सभा में गए तो हमारी स्पीच टोटली अलग होगी, अगर शादी में गए तो हमारी स्पीच टोटली अलग होगी। हाँ कि दोनों ही प्रासंगिक सार्वजनिक बोलना होता है, प्रासंगिक पब्लिक स्पीकिंग है दोनों, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम किस ओकेजन पे जा रहे हैं और उस ओकेजन के मुताबिक ही हमें हमारी स्पीच तैयार करनी है, ये बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद है प्रदर्शनकारी सार्वजनिक बोलना। प्रदर्शनकारी सार्वजनिक बोलना ये क्या है? ये है डेमोस्ट्रेटिव पब्लिक स्पीकिंग। डेमोस्ट्रेटिव पब्लिक स्पीकिंग कौन करता है? कुकरी शो देखा है आपने? बहुत सारी मेरी माताएं बहनें तो देखती होंगी कुकरी शो, जो दोपहर को खास करके आता है। खाना किस तरीके से बनाते हैं वो आपको दिखाई देते हैं उसमें। कुछ आर्ट और क्राफ्ट के हमारे वहाँ भी जेएसएस में भी आर्ट और क्राफ्ट के क्लासेस होते हैं। उनकी जो स्पीच होती है ना वो ही भी प्रदर्शनकारी सार्वजनिक स्पीच होती है। पेंटिंग के क्लास होते हैं, वो भी प्रदर्शनकारी सार्वजनिक बोलना हो गया। ऐसा बोलना जिसमें आपको सामने रीत भी सिखाई जाए कि इस तरीके से करना है, उसमें तरीका भी साथ में बताया जाए और सिखाया जाए
उस तरीके से जो बोलना होता है उससे बोलते हैं प्रदर्शनकारी सार्वजनिक बोलना। आगे बढ़ते हैं, प्रेरणात्मक सार्वजनिक बोलना। प्रेरणात्मक सार्वजनिक बोलना मीन्स क्या? उसे बोलते हैं मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकिंग। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, मोटिवेशनल वीडियोस। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं और अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं कुछ अलग तरीके से, उससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम भी वो करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। उसे बोलते हैं प्रेरणात्मक सार्वजनिक बोलना। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा का आपने वीडियो देखे होंगे, हर्षवर्धन जी के वीडियो देखे होंगे, संदीप माहेश्वरी जी के वीडियो देखे होंगे। तो ये सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, ये जो स्पीच देते हैं उन्हें बोलते हैं प्रेरणात्मक सार्वजनिक बोलना, यानी कि मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर्स। ठीक है। उसके बाद आता है तत्काल सार्वजनिक बोलना। तो तत्काल सार्वजनिक बोलना वो क्या है? तत्काल सार्वजनिक बोलना मीन्स, आप मान लो आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन पे गए, जिन्होंने थैंक्स गिविंग स्पीच देना था वो आज आए नहीं, आभार दर्शन जिनको करना था वो आज नहीं आए। तो जो भी है वहां आपके पे मैनेजिंग जो कर रहे हैं वो आपके पास आएंगे और आपको बोलेंगे कि आपको करना है आभार विधि, अब आपको करना है। तो आप किसी तैयारी के बगैर ही गए हैं और तुरंत ही आपको दे दिया जाए कोई स्पीच, तो उससे बोलते हैं तत्काल सार्वजनिक बोलना, यानी कि इमीडिएट पब्लिक स्पीकिंग। आपको पता ही नहीं था और आपको बोलना है। तो ये सारी स्पीचेस होती है जो टाइप ऑफ स्पीचेस में आती है। उसके बाद है एक दूसरे से संवाद। एक दूसरे से संवाद यानी क्या? डिबेट, जो हम सीखने वाले हैं उसका एक पूरा सेमिनार हम करेंगे। डिबेट यानी क्या? तो कोई पर्टिकुलर एक विषय होता है, उस एक विषय पे कुछ लोग पॉजिटिव साइड से बोलेंगे, कुछ लोग नेगेटिव साइड से बोलेंगे, यानी कि कुछ सकारात्मक जगह से बोलेंगे, कुछ लोग नकारात्मक जगह से बोलेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सामने वाला जो बोल रहा है उस चीज को सिर्फ काटना है, वैसा नहीं है। आपको जो एक विषय दिया गया है उस विषय के बारे में आप अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं कि ये होना चाहिए तो आप पॉजिटिव बोलिए। अगर आप ये सोचते हैं कि ये नहीं होना चाहिए तो आप नेगेटिव की तरफ बोलिए। ये नहीं है कि वो सामने वाला जो बोल रहा है उसी चीज को काटा। ठीक है। तो एक दूसरे से संवाद करना यानी क्या होता है, कोई एक विषय के बारे में दो लोग बोल के आखिर में एक हेतु पे आते हैं और वो पूरा जो मक्खन होता है ना वो मक्खन निकाल देते हैं, पूरी छाछ अलग कर देते हैं और पूरे विषय का मक्खन जो निकाल के बाहर आता है उसे बोलते हैं डिबेट। दूसरा होता है सामूहिक चर्चा। सामूहिक चर्चा भी इसी का एक प्रकार है। उसमें क्या होता है, कोई एक विषय होता है, उसके अब जरूरी नहीं कि कोई अगेंस्ट में बोले या कोई पॉजिटिव चीज में ही बोले। सामूहिक चर्चा में क्या होता है, पर्टिकुलर एक विषय रखा जाता है, सारे लोग बैठते हैं और उस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। वो चर्चा बहुत पॉजिटिवली होती है कि किसी भी तरीके से जो भी इनके अंदर खामियां हैं उसके निकाल के जो पॉजिटिव चीजें हैं उसे आगे किया जाए। जहां जहां पे लगता है कि यहाँ पे कुछ सुधार होना चाहिए तो सुधार किया जाए। तो इसे बोलते हैं सामूहिक चर्चा और प्रस्तुति। तो ये सारी टाइप ऑफ स्पीचेस हैं, इन सबको आपने लिख लिया होगा। टाइप ऑफ स्पीचेस इनके अलावा भी तीन हैं। वो कौन सी? तो वो तीन है कि एक स्पीच जो हमने तैयार की है, दूसरी स्पीच जो हमने दी जब हम बोलने के लिए स्टेज पे गए, और तीसरी स्पीच जो हम बोलना चाहते थे। समझ रहे हैं? एक ही स्पीच है पर उसके तीन अलग अलग स्वरूप हैं। एक स्पीच जो हमने दी है, एक स्पीच जो हम बोलना चाहते थे, और एक स्पीच जो हमने तैयार की थी। ये तीनों में अगर बहुत ज्यादा अंतर है तो मान लो कि हमें अभी और बहुत कुछ सीखना बाकी है। पर इन तीनों में अंतर होगा, पर अंतर बहुत कम है। तो मान लो कि आप बहुत जल्द सीखने के बहुत करीब हैं और बहुत जल्द एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे। समझ रहे हैं? ओके। तो आज का जो हमने पूरा सेमिनार लिया, आज के पूरे दिन हम जो भी सीखे
उसमें आपने लिखा होगा, मुझे पता है आपने लिखा है। अगर लिखा है तो ही आप आगे के सेमिनार को इससे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हर वक्त हम जब दूसरे सेमिनार पे आएंगे तो ये पहला सेमिनार जो है वो पहले से शुरू नहीं कर सकते। तो आपको ये पहले सेशन में जो जो आपने सीखा है वो सब कुछ लिखना बहुत जरूरी है। लिखा होगा तो ही आप आगे बोल पाएंगे। एक यहाँ पे एक प्रसंग आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप सब जानते होंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी को, ठीक है। अब्दुल कलाम जी जो हैं वो पहले मिलिट्री के लिए गए थे, फौज के लिए। उन्हें फौज में भर्ती होना था। तो उन्हें फौज में जब भर्ती होना था तब आप मानोगे नहीं, उनके पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं थे। तो बहुत उदास बैठे थे अपनी दीदी के घर पे, वो उदास बैठे थे। तब उनकी दीदी ने उनको पूछा कि क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं। तब अब्दुल कलाम जी ने बोला कि मुझे ये फौज में जाना है, उसके लिए मुझे यहाँ पे जहाँ जाना है वहां तक का जो पैसा चाहिए भाड़े के लिए, रेंट के लिए, वो मेरे पास है नहीं। तो उन्होंने, उनकी बहन ने अपने गहने बेच के पैसे दिए एपीजे अब्दुल कलाम जी को और बोला कि जा तू सफल होके आ, तू फौज में जुड़ जाएगा। अब्दुल कलाम जी वो पैसे लेके गए और वहां जाके उन्होंने अपना पूरा बेस्ट दिया, पर कुछ कारणों के साथ उनको नहीं लिया गया, उनको कैंसिल कर दिया गया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिजेक्ट किया तब बहुत रात हो चुकी थी। तो अब्दुल कलाम जी ने ये सोचा कि अब मैं घर पे कैसे जाऊं, क्योंकि पैसे भी खत्म हो चुके थे, यहाँ पे उनको नौकरी भी नहीं मिली और उनको वापस जाना था। तो बहन को क्या मुंह दिखाएंगे, वो गहने बेच के जो पैसे लेके आए थे वो पैसे भी वापस कैसे करेंगे, ये सब सोच रहे थे। और उनको एक टेकरी दिखाई दी, यानी कि छोटा पहाड़ जैसा दिखाई दिया उनको। उन्होंने सोच लिया कि पहाड़ पे जाके मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो आत्महत्या करने का सोच के वो पहाड़ पे चढ़ रहे थे। तो वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि इनके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा चिंताएं दिख रही हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा चिंताएं दिख रही थी, इसलिए साधु बाबा ने बुलाया उनको, एपीजे अब्दुल कलाम जी को, और उनको पूछा कि क्या हुआ बेटा, आपके चेहरे पे इतनी चिंताएं क्यों दिख रही है, आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तब अब्दुल कलाम जी ने पूरी बात बताई कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी बहन ने अपने गहने गिरवी रख के या फिर बेच के वो पैसे मुझे दिए हैं, और वो पैसों से मैं यहाँ आया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मैं किस मुंह से घर जाऊं, अब मैं यहाँ पे आत्महत्या करने के लिए आया। तब साधु बाबा ने उनको बोला कि आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, आप बैठिए और सोचिए कि आपका जीवन कितना अमूल्य है। आपको अगर यहाँ पे मौका नहीं मिला है, यानी कि ईश्वर चाहते हैं कि आपको इससे बड़ा मौका मिले, आप इसके लिए नहीं बने हैं, आप किसी और बड़ी चीज के लिए बने हैं, इसलिए आपको ये मौका नहीं मिला है। तो आपको आत्महत्या नहीं करना है, पॉजिटिव सोचना है। आप आज की रात हमारे आश्रम में रह जाइए, कल सुबह मैं आपको पैसा दूंगा, उस पैसे से आप वापस घर लौट जाना। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी पूरी रात वहां पे आश्रम में रुके, सुबह उनको पैसे मिले, वो पैसे लेके वो वापस घर चले गए। और आपने देखा होगा उनके बाद वो बहुत बड़े वैज्ञानिक बने और हमारे देश के प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर भी किया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, पूरा हम शून्य भी हो जाए, हमारे पास कुछ ना बचे, सभी जगह पे हमें ऐसा लगे कि अब तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, फिर भी हम अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया का जो सर्वोच्च पद था वो एपीजे अब्दुल कलाम को मिला। तो उसी तरीके से अगर हम भी सोचे तो जो भी चाहें वो पा सकते हैं। आप सबको पता है आपके पास एक ऐसी चीज है जो बहुत अमूल्य है, और वो चीज आप जितना भी ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपको पता है, अगर आप सब तो शिक्षक है ना,
थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप शिक्षक नहीं हैं, आप सब लोग इंजीनियर्स हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है और आप सब ने मिलके एक कार का निर्माण निर्माण किया है, कार, मोटर कार। और ऐसी मोटर कार आप लोगों ने बनाई है जो 300 किलोमीटर की स्पीड पे चलेगी। कितने स्पीड पे? 300 किलोमीटर की स्पीड पे। और इतनी स्पीड पे जाने के बाद भी अगर वो मोटर कार के आगे के जो हुड होता है उसके ऊपर आपने पानी का ग्लास रख दिया तो उसमें से पानी छलकेगा भी नहीं। वैसी आपने कार बनाई, आप सोच लीजिए ऐसा, ठीक है। और रास्ते भी बहुत बढ़िया है, तो वो रास्ते की वजह से पानी गिरने की भी संभावनाएं नहीं है। वो कार बना के आपने बाजार में रखी और पहला जो आदमी है उसने वो कार चलाई, और वो कार अभी वो आदमी 60 की स्पीड से चला रहा है, 50 या 60 की स्पीड पे, तो आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? गुस्सा आएगा। आपने बहुत सारी अपनी जो ताकत थी, जो मेहनत थी, वो सब मिला के, आपका पूरा ज्ञान डाल के इस कार को बनाया है 300 की स्पीड पे जाए इसलिए, और उसका ड्राइवर उसे सिर्फ 50 या 60 की स्पीड पे चला रहा है, तो आपको बहुत दुख होगा। होगा या नहीं होगा? तो उसी तरीके से भगवान ने हम सब में बहुत शक्तियां दी। भगवान ने हमें जिस लिए बनाया है वो सारी क्षमताएं हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी बहुत ही कम क्षमताएं हम यूज कर रहे हैं। तो भगवान को भी हमें देख के गुस्सा आता होगा या नहीं आता होगा? कितने लोग सहमत है वो थम्स अप करें। जितने लोग सहमत है कि हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं पर हम कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी रिप्लाई कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आपके अंदर भी बहुत ताकत है, बहुत शक्तियां हैं, पर उस शक्ति का हम पूरा यूज नहीं कर रहे हैं। तो उसको पूरा यूज किस तरीके से कर पाएंगे? तो ऐसे सेमिनार्स आप अटेंड करते रहें, ऐसे सेशंस अटेंड करते रहें, और इस सेशन के दरमियान जो जो आपको काम दिया जाए वो काम आप पूरी ईमानदारी से करते रहेंगे, आप बहुत ही बेहतरीन चीजें करेंगे। एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? आप सब अपना जो राइट हैंड है ना उसे ऊपर कर लीजिए, राइट हैंड पूरा जितना ऊपर कर सकते हैं उतना ऊपर कर लीजिए। अभी उसको साइड में कीजिए, साइड में कीजिए ऐसे, हाँ। अभी आप अपनी जितनी भी आपकी ताकत है उस ताकत से अपना जो ये हाथ है उसे पीछे की ओर घुमाइए। घुमाया? चलिए, अब आप उस अपने हाथ की ये जो हाथ जहां पे घुमाया वहां पे ये उंगली सीधी कर लीजिए, और उस तरफ अब देखिए, आपको वहां उस उंगली की सीध में दीवार पे या कोई चीज दिख रही होगी, वहां पे एक बिंदु आप अपने दिमाग से बना दीजिए। कोई पेन से बनाने की जरूरत नहीं, वहां देख लीजिए एक बिंदु बना दीजिए। बना लिया? अब सीधे हो जाए, जैसे थे, जैसे थे वैसे हो जाए। ओके, अब आप सब आंखें बंद कीजिए और जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनिए। आप सबको अब ये ठानना है कि आपके अंदर जितनी भी शक्ति है उस सारी शक्तियों का आप उपयोग करेंगे, और आपको अभी अपने शरीर को थोड़ा और कष्ट होगा, पर वो कष्ट महसूस करने के बाद भी जहां तक आपका हाथ गया था पिछली बार उस बिंदु से और ज्यादा दूर आपको अपना आपका हाथ लेके जाना है, ठीक है? आप सब तैयार हैं? आंखें खोल दीजिए, फिर से आपका हाथ ऊपर कीजिए, साइड में कीजिए, और पूरी ताकत से पीछे की ओर बढ़ाइए। अगर आपके शरीर में थोड़ा दुख हो रहा है तो उसे सहन कीजिए, पर थोड़ा और ज्यादा जोर लगाइए, थोड़ा और ज्यादा जोर लगाइए। आप कर सकते हैं, यस मुझे पता है, थोड़ा और ज्यादा जोर लगाइए, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी आप अपनी उंगली की तरफ देखिए और उसके सामने जो चीज है वहां पे एक बिंदु बनाइए अपने दिमाग में ही। कितने लोग ऐसे हैं कि पहली बार से दूसरी बार जब उन्होंने किया तो उनका बिंदु और पीछे गया और दूर गया?
जितने लोग हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं कि हमारा गया। मुझे पता है आप सबका गया होगा। क्यों गया? कोई बता पाएगा? अनम्यूट करके कौन बताएगा? पहली बार से ज्यादा दूर आपका हाथ क्यों गया दूसरी बार? हाँ सर, सर। क्योंकि उसके लिए हमने प्रयास किया, ज्यादा प्रयास किया। उसमें तकलीफ थोड़ी सी हुई, लेकिन कोशिश की तो वो संभव हुआ। बहुत ही बढ़िया अभिनंदन जी, आप बहुत ही अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ भी रहे हैं और दूसरे लोगों को भी मदद कर रहे हैं। काजल जी, आप भी शायद कुछ कहना चाहती थी, काजल लखेरा जी। सर यही कहना चाहते थे कि इस बार हमने ज्यादा ही हिम्मत से किया तभी हुआ। तो आप सब इस बात से सहमत है कि हम हमारे निजी जीवन में भी जब कोई कार्य करते हैं तब हम सिर्फ करने के लिए कर लेते हैं। अगर हम ठान ले कि इसे हम और भी अच्छा कर सकते हैं तो हम 100% इसको और अच्छा कर सकते हैं। जो भी आपके निजी कार्य हैं, डेली जो भी आप वर्क करते हैं, उसमें और प्रयास अगर आप डालें, और मन से और दिल से और ज्यादा प्रयास से अगर आप करें, तो क्या आप इससे भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कितने लोग मानते हैं कर सकते हैं? यस, थम्स अप, थम्स अप प्लीज। धन्यवाद। बहुत लोग मानते हैं कि कर सकते हैं। तो आज से जो भी कार्य हम करें उसमें हम हमारा एक एक्स फैक्टर डालेंगे, थोड़ा 10% और डालेंगे, और हम कोई भी कार्य करेंगे जिसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। सहमत है आप लोग? आज से हम हमारे हर कार्य में 10% और डालेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बात बात करते हैं। एक तो विजुअलाइजेशन के बारे में बात करनी है। आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं विजुअलाइजेशन कुछ करवाना चाहता हूं आपको। वो विजुअलाइजेशन के बाद आप अपने अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास पाएंगे। ठीक है, चलिए। आप सब ये सोचिए कि आप अभी एक बहुत ही बड़े कार्यक्रम के अंदर वक्ता हैं। आपको बहुत ही अच्छी स्पीच देने के लिए बुलाया गया है। 250 लोगों का एक ऑडियंस है, उनके सामने आपको बोलना है। आप अभी स्टेज पे चढ़ रहे हैं। स्टेज पे चढ़ने के बाद पोडियम पे आप गए हैं। पोडियम पे जाके आपने बहुत ही बेहतरीन आत्मविश्वास के साथ शुरुआत की है। इस शुरुआत के साथ ही ऑडियंस की ने तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत किया है। आपके आत्मविश्वास में और बढ़ोतरी हुई है, और जिस विषय के बारे में आपको बोलना था उस विषय के बारे में आपने बोलना शुरू कर दिया है। ऑडियंस बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सुन रही है। ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज देख के आप भी महसूस कर रहे हैं कि बहुत ही मजा आ रहा है। ऑडियंस भी तालियां बजा रही है, उनको भी बहुत मजा आ रहा है। आपको भी बोलने में बहुत मजा आ रहा है। किसी चीज पे आप अटक नहीं रहे हैं, और अच्छी तरीके से जो भी आपने तैयार किया था वही आप डिलीवर भी कर पा रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्पीच को एंड किया है। और आपकी स्पीच जब एंड हुई तो ऑडियंस पूरी अपनी सीट पे खड़ी हो गई है, और खड़ी होके तालियां बजा रही है आपके लिए। और आप भी बहुत ही खुश होके हंस के उनकी तालियों को स्वीकार कर रहे हैं। क्या आप इस चीज को विजुलाइज कर रहे हैं? मजा आ रहा है आपको? तो धीरे धीरे अब आप आंख खोलिए। जिनको भी ये विजुलाइज हुआ, जो ये सोच सके कि मैं स्टेज पे गई या गया और मैंने स्पीच दी और लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई, जिनको ऐसा दिखा, वो सारे लोग थम्स अप करें और कमेंट बॉक्स में डालिए कि हाँ मैंने विजुलाइज किया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ कि आप विजुलाइज कर पा रहे हैं।
बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलैक्स। रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। जब भी आपको कहीं पे स्पीच देना है तो उससे पहले ये विजुअलाइजेशन आप करेंगे ना, तो आप एक मानसिक तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे। आप अपने माइंड में जब रिलैक्स होंगे तब आप बहुत ही आत्मविश्वास के साथ स्टेज पे चढ़ पाएंगे। ठीक है। स्टेज पे जाके जब आप पोडियम पे खड़े रहते हैं तुरंत बोलना नहीं है, वहां पे थोड़ा रिलैक्स होना है, रिलैक्सेशन महसूस करना है, उसके बाद बोलना शुरू करना है। इसके बारे में हम और डीप में बात करेंगे अगले सेशन में। अभी मैं आपको जो मेन चीजें हैं जिनसे आपको पता चले कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो जानना बहुत जरूरी है। इन सबको डीप में हम आने वाले सेशंस में सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद है मैसेज मैटर्स। मैसेज मैटर्स मीन्स आप कहाँ पे जा रहे हैं, किस प्रासंगिक उद्बोधन क्या करना है आपको, किस प्रसंग पे आपको बोलना है, किस विषय पे बोलना है, आपकी ऑडियंस कौन सी है, ये सब चीजें ध्यान में रख के आपको बोलना है। आपको अपनी स्पीच उस तरीके से बनानी है कि ऑडियंस मेरी कौन सी है, ठीक है, उनकी उम्र क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, वो क्या समझ पाएंगे, किस तरीके से मुझे उनके साथ बात करनी है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। मैसेज आर ऑलवेज मैटर्स। मैसेज ऑलवेज मैटर करता है। आप अपनी स्पीच में क्या देना चाहते हैं और आप जो समझाना चाहते हैं वही चीज सामने वाले समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ये उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। अगर बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है तो आपको अपने समझाने का तरीका तुरंत चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपके बॉडी लैंग्वेज आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से पता चल रहा है कि आप जो समझाना चाहते हैं वो लोग समझ सकते हैं और आप जो मैसेज देना चाहते हैं वही मैसेज उन तक पहुंच रहा है, तो आप अपने वक्तव्य पे कायम रह सकते हैं। ठीक है। आगे है ऑर्गेनाइज्ड। सब कुछ ऑर्गेनाइज होना चाहिए, आपका स्पीच भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए, पर स्पीच में कभी भी रट्टा नहीं मारना चाहिए। आप सबने वो 3 इडियट फिल्म देखी होगी। 3 इडियट में हमें बताया गया था कि अगर रट्टा मार के जाते हैं किसी चीज का स्पीच देने के लिए तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो कभी भी जीवन में स्पीच देने के लिए जाए तो रट्टा लगा के ना जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्पीच बना देते हैं, एक पेज के ऊपर पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद पूरा रट्टा मार देते हैं, पूरा मुंह जुबानी याद कर लेते हैं और स्टेज पे जाके बोलना शुरू करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ होती है, जब हम रट्टा मारे हुई चीज बोलना शुरू करते हैं तो बीच में कोई एक शब्द अगर हम भूल जाते हैं तो उसके पीछे का पूरा जितना भी है वो कुछ हमें याद नहीं है। तो रट्टा ना मारो। और ऑर्गेनाइज स्पीच को किस तरीके से किया जाता है वो भी आने वाले सेशन में आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो किस तरीके से स्पीच बनाना है, किस तरीके से रिलैक्स होना है, किस तरीके से वक्तव्य आपका देना है, ये सब कुछ हम आपको आगे के सेशन में सिखाएंगे। उसके बाद आएगा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट बहुत जरूरी है। शुरुआत कैसे करनी है, विषय वस्तु क्या है, अंत कैसे करना है, ऑडियंस क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, उनकी उम्र क्या है, वहां पे जाना है तो कौन कौन सी चीज लेके जाना है। ठीक है। ये सारा चेकलिस्ट आपके पास तैयार होना चाहिए। अगर ये सब कुछ आपके पास होगा तो आपके आत्मविश्वास में अनबिलीवेबल यानी कि सोचा ना हो उतना इजाफा हो चुका होगा। और इतने आत्मविश्वास के साथ जब आप स्टेज के ऊपर आएंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन वक्तव्य दे रहे होंगे। समझ रहे हैं। तो जितने लोगों को आज जो भी मैंने सिखाया है वो सब कुछ पता चला, वो लोग थम्स अप दिखाए। और जिन लोगों को आज के पूरे सेशन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कुछ समझ में नहीं आया, तो वो अभी पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। यही है, यहीं पे पूछना, क्योंकि आप कुछ पूछेंगे उसका जो जवाब आएगा वो सबको मिलेगा। तो बाकी कोई अगर नहीं पूछ पा रहा है तो वो भी सीख जाएगा। है कोई जिनको
कुछ समझ में ना आया हो। जिन लोगों को समझ में आया वो थम्स अप दिखा सकते हैं। यहाँ पे थम्स अप भी नहीं आ रहा है सर और कोई पीपीटी क्वेश्चन भी नहीं आ क्लोज रहा। कर दीजिएगा अगर हो गया हो तो। सॉरी, पीपीटी क्लोज कर दीजिए पीपीटी। नहीं है अभी। अच्छा ठीक। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। सर हाँ जी, सर रिया। हमारा एक क्वेश्चन, सर जो आपने पब्लिक स्पीकिंग के प्रकार बताए थे 8 थे, वो तो समझ लिए थे, पर आपने 3 और प्रकार बताए थे, तो सुने तो थे सर, हम वो भूल गए हैं सर। 3 प्रकार जो है ना, वो ऐसे है कि जब आप स्पीच तैयार करते हैं ना कोई भी, तो उस स्पीच का 3 प्रकार हो जाता है। एक होता है जो आपने तैयार किया है, दूसरा होता है जो आप ऑलरेडी अभी दे के आए हैं, और तीसरा होता है जो आप देना चाहते थे। स्पीच तो एक ही है, पर इन तीनों स्पीच में बहुत अंतर होता है, क्योंकि आप जो देना चाहते थे वो दे नहीं पाए, जो आपने तैयार किया था वो दे नहीं पाए, और जो आपने स्पीच दिया है वो आपने तैयार नहीं किया था। उन तीनों में अगर ज्यादा अंतर है तो आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, और उन तीनों में अगर अंतर जितना कम होता जा रहा है उतना ज्यादा आप सीखते जा रहे हैं। समझ रहे हैं? थैंक यू धन्यवाद। सर। ओके, तो ये अभी ऐसी 3 चीजें आप सबको बतानी है जो आप आज के सेशन में सीखे। अभी नहीं बतानी है, आपको क्या करना है, हमारे ग्रुप के अंदर आपके नाम के साथ एक मैसेज फ्लोट करना है, जिनके अंदर ये 3 चीजें आपको लिख के बतानी है कि ये 3 चीजें आज के सेशन में हमने सीखी, और इन 3 चीजों पे हम हमारे आने वाले जीवन में इस्तेमाल करेंगे इन 3 चीजों को। ठीक है, समझ आ रहा सर है? हाँ सर रश्मि जी, सादर आमंत्रित है, आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है। सर जो आपने ये कहा है ना कि आईने के सामने स्पीच देना और फिर उसको रोक के मोबाइल में करना, तो अगर उसका कोई टॉपिक मिल जाए ना तो इससे जल्दी से हो जाएगा कि आप अगर टॉपिक दे देंगे तो उस स्पीच में बोलने के लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको टॉपिक मैं देने ही वाला हूं, पर वो टॉपिक अभी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ग्रुप में। ग्रुप में आप देखते रहना, आपको टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है और ग्रुप में डालना भी है। और जो 3 चीजें आपने आज सीखी हैं उन 3 चीजों को भी लिखना है, जो आप अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे आज से, उसको भी लिखना है। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ शिवानी जी, आपने अनम्यूट किया है अपने आप को, तो शायद आपको कुछ बोलना होगा। सर हाँ विवेक जी, सादर आमंत्रित है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सर। सर किसी विषय पर बोलना तो आसान होता है, परंतु किसी कहना चाहिए कि किसी घटना पे बोलना, उसके ऊपर अपनी राय रखना थोड़ा सा सामने जाके प्रस्तुति देना थोड़ा सा टफ होता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ सर, जो आप बात कर रहे हैं ना, वो है सूचनात्मक सार्वजनिक बोलना, जी यानी जी, कि न्यूज रीडर जो आपने देखे, कोई चीज। सूचनात्मक भी कह सकते हैं और प्रासंगिक भी कह सकते हैं। हाँ प्रासंगिक भी कह सकते हैं, कि अगर कोई चीज हो गई है उसके बारे में आपको बताना है, जी तो वहां पे क्या है, हमें बायस नहीं होना है। बायस मीन्स जो चीज हुई है उसके बारे में हमें सच सच बोलना है, जी जिससे हमें वो लाभ हो रहा है, गैर लाभ हो रहा है। अगर हमको लाभ हो रहा है तो लाभ के बारे में बोलेंगे, गैर लाभ हो रहा है तो गैर लाभ के बारे में बोलेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, वो जो चीज हुई है ना उसके बारे में हमको पूर्ण तरीके से जो सच है उसको बताना है, उसके लिए झिझक कोई नहीं रखनी है। उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो जो चीज हुई है ना उसके बारे में कितने लोग उसके पॉजिटिव देखेंगे, कितने लोग उसके नेगेटिव देखेंगे। अगर आप पॉजिटिव बारे में सोचेंगे तो नेगेटिव लोगों को लगेगा कि ये गलत हो रहा है, नेगेटिव में बोलेंगे तो पॉजिटिव वालों को लगेगा कि ये गलत हो रहा है। तो हम हमें तटस्थ रहना। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आप मुझे कोई एग्जाम्पल भेजना, ठीक, ग्रुप में ही डालना, तो मैं वहां पे इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से, वो जो आप एग्जाम्पल देंगे ना उसी एग्जाम्पल को रिलेट करते हुए
एक पूरा स्पीच देने की कोशिश करूँ, तो हम सब समझ पाएंगे कि किस तरीके से उसको दिया जाए। और आने वाले सेशन में ये जितने भी स्पीचेस है ना, उन सारी स्पीचेस के एग्जांपल्स आने ही वाले हैं। धन्यवाद। तो मैं बहुत खुश हूँ आज, आप सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख रहे थे। आप सब ने अपने वीडियोस भी ऑन रखे हैं और मैसेज बॉक्स में भी आप बहुत एक्टिव थे, तो मैं आशा रखता हूँ आज बहुत कुछ आप सीखे होंगे। आपको ग्रुप में बहुत सारे असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, वीडियोस भेजे जाएंगे, वो सब आपको देखना है और उसके जवाब भी देने हैं। आपको विषय भी दिया जाएगा, उस विषय के ऊपर भी आपको वीडियो बना के ग्रुप में डालने हैं। ठीक है, पहला तो आपको जो असाइनमेंट दिया था वो सिर्फ 30 सेकंड का था, पर अभी जो असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे वो 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के भी हो सकते हैं। तो आपको अगर दे दिया जाए कि 2 मिनट का वीडियो बनाना है, तो आपको 2 मिनट से ज्यादा का बना सकते हैं, पर 2 मिनट से कम का नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए। तो अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ नीरज जी को। सर, सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने मुझे सुना और आज कुछ नया सीखने की हम सबने मिलकर कोशिश की। नीरज जी। जी बिल्कुल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट, एंकरिंग ग्रुप में जुड़े सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का। आज सभी ने एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के विभिन्न बिंदुओं को समझा। इस समय हमें किस बात का ध्यान रखना है, कैसी सिचुएशन है उसको समझना है, आज इस सत्र के माध्यम से सीखा एवं समझा है। क्योंकि समय हो चला है और हम विराम की ओर बढ़ेंगे, उससे पूर्व मेरी भावना की 4 पंक्तियां आपके लिए दिखाई दे रही होंगी, उनका वाचन हम संयुक्त तौर पे करेंगे। लेकिन अंत में एक सर ने एक बात कही थी कि आपके लिए जहां भी मौका मिले बोलने का, उसे छोड़ना नहीं है। अब चाहे वो मौका आपके लिए प्रशिक्षण सत्र के दौरान ही क्यों ना मिले, चाहे क्वेश्चन पूछने का हो या अपनी बात रखने का हो, तो इस अवसर को आप जरूर उपयोग करें। ऐसा हम चाहते हैं कि समय हो चला है और हम विराम की ओर चलेंगे। तो पुनः आप सभी प्रार्थना वंदना की मुद्रा को धारण कर लें। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की पहले प्रेम परस पर जग में मोह दूर ही रहा करें, अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करें, बन कर योग वीर हृदय देशोन्नति करें, वस्तु स्वरूप विचार सुखी संकट सहा करें। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने डेली वर्क के साथ अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा। जो भी गाइडलाइन ग्रुप में शेयर की जाए उसको नज़रअंदाज ना करके गंभीरता से उसका अवलोकन करें, क्योंकि हमारे पास जो वेबिनार हैं वो सीमित हैं और सर का सानिध्य भी हमें सीमित समय के लिए मिला है। तो हम चाहेंगे कि आज ही हमारा पहला दिन है, हम समय पर प्रशिक्षण सत्र को ज्वाइन करें। जो भी ग्रुप में महत्वपूर्ण सूचनाएं या निर्देशन दिए जाते हैं उनका हम अवलोकन करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय